कैसे हो भाई लोग? बहुत अच्छे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सेकंड हेड ऑफ इनकम जो बात करता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। जी हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नोट कीजिए मैं बात कर रहा हूँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी को बेचकर इनकम नहीं होगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी जो इनकम जनरेट करेगी उसकी टैक्सेबिलिटी की हम बात करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर अगर हाउस प्रॉपर्टी सेल करके पैसे लिए सर, वो कैपिटल गेन में चला जाएगा, जो कि हम आगे आपको पढ़ाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, ठीक है जी हाँ। तो पहले नोट में मैंने यही लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स दैट द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नॉट टैक्स ऑन हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी जो इनकम जनरेट करेगा उस पर टैक्सेबिलिटी की बात करेंगे, ना कि टैक्स ऑन हाउस प्रॉपर्टी, ना कि टैक्स ऑन हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पर टैक्स की बात करेंगे हम। डन जी सर। ओके, सेक्शन 22 ये चार्जिंग सेक्शन है हमारा हाउस प्रॉपर्टी का। ये कहता है कि इनकम रादर देन एक्चुअल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, the annual value and earning capacity of house property shall be treated as income. It is an exceptional feature. जी हाँ, सेक्शन 22 बात करता है किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या होगी। ये बात करता है कि एक्चुअल इनकम, जी हाँ, एक्चुअल इनकम को कंसीडर नहीं करता है, ये कंसीडर करता है उसकी अर्निंग कैपेसिटी की। मान के चलिए आपका एक हाउस है सीपी में जो कि पड़ा हुआ है खाली, या फिर आपने रेंट पर दिया हुआ है, जहाँ से रेंट आ रहा है 5,000 रुपये महीने का। ठीक है, अब उसकी जो कैपेसिटी है, मीन्स उसकी कैपेसिटी है, आपने 5,000 रुपये का वो लेट आउट कर रखा है किसी अपने नोन को, बट कैपेसिटी उसकी जो है वो 50,000 50,000 रुपये पर मंथ रेंट की है। तो इस केस में सेक्शन 22 ये बोलता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल विद द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस। ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी उस हाउस की, उसको हम टैक्सेबल करते हैं। उसको हम अर्निंग कैपेसिटी को एक और नाम से बुलाते हैं जिसको बोलते हैं हम एनुअल वैल्यू। जी हाँ, सेक्शन 22 कहता है कि एनुअल वैल्यू और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ हाउस शैल बी ट्रीटेड एज इनकम। जी सर। तो चार्जेबिलिटी में लिखा हुआ एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल इफ द बिलो कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, अब हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू को टैक्सेबल कब करेंगे, कोई भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कब मानी जाएगी, उसके लिए हमारी 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होने जरूरी है। पहला तो नाम से लिखा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी, इट मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी। जी हाँ, इट मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी। सेकेंड, ऑनर, एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ दैट एसेट, दैट हाउस प्रॉपर्टी, और द एसेट which is owned by SSE should not be used for his own business or profession। ठीक है जी सर। कंडीशन 3 है हमारी, हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ओनर SSE होना चाहिए, और यूज नहीं होनी चाहिए प्रॉपर्टी हमारी बिजनेस और प्रोफेशन में। जी सर। चलिए, हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है सबसे पहले ये देखते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के लिए एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या वो लैंड हो या बिल्डिंग हो। ठीक है जी सर। उसके बाद कुछ मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं। एनी लैंड एपेटिनेंट सराउंडेड बाई वॉल हैविंग रूफ और नॉट, कोई ज़मीन का टुकड़ा, जी हाँ, कोई ज़मीन का टुकड़ा जिससे अटैच है कोई अपर्टनेंट। जी हाँ, अपर्टनेंट मतलब होता है, मान के चलिए कोई खाली ज़मीन पड़ी है, उससे अटैच एक कार पार्किंग का एरिया है, या फिर अप्रोच रोड है, बैकयार्ड, कोर्ट यार्ड, कुछ भी आपने बना रखा है, तो दैट विल बी टैक्सेबल एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज हाउस प्रॉपर्टी वेदर और नॉट इट इज सराउंडेड बाई वॉल। ठीक है, और रूफ। जी सर। ओके, सेकंड में बात करता है कोई भी लैंड अपर्टनेंट टू ए बिल्डिंग, बिल्डिंग से अटैच कोई लैंड अपर्टनेंट होगा तो भी हम बात करेंगे कि वो हाउस प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, बिल्डिंग में इंक्लूड करेगा इंक्लूजर ऑफ ब्रिक्स, मड वॉल्स। ठीक है, कच्ची मिट्टी की जो हमारी दीवार होगी, और
ब्रिक्स जो पक्की ईंटें होती हैं उनकी बनी दीवार को भी, उनकी बनी बिल्डिंग को भी हम हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि ये भाई कच्ची मिट्टी की बनी हुई है तो उसको हम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग में इंक्लूड करेंगे हम रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल हाउस। जी सर, बिल्डिंग इंक्लूड्स रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल हाउस, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, दोनों को ही हम बिल्डिंग ट्रीट करेंगे और दोनों ही हमारी हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये कहता है अगर नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, लाइक कमर्शियल बिल्डिंग है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उस केस में रूफ इज़ नॉट मैंडेटरी। मान के चलिए कोई लार्ज स्टेडियम है, ओपन एयर स्विमिंग पूल है, ठीक है, या फिर कोई ओपन एयर रेस्टोरेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, वो हमारा हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाएगा वेदर और नॉट सराउंडेड बाई वॉल और रूफ, ठीक है जी। उसके बाद इट शुड बी परमानेंट स्ट्रक्चर मीन्ट फॉर यूजफुल पर्पस, मतलब स्ट्रक्चर जो होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी का वो परमानेंट होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं होना चाहिए कि थोड़ी सी हवा आई और उड़ गया, टूट गया, ठीक है, और यूजफुल पर्पस होना चाहिए उसका, ठीक है जी सर। अगर किसी हाउस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, कंबाइंड करके एक हाउस प्रॉपर्टी है, तो सारे फ्लैट्स को मिलाकर हम उसको एक हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे और उसकी हम निकालेंगे एनुअल वैल्यू। जी सर, ठीक है। ऊपर मैंने बता दिया था जो आपका 8 पॉइंट है वो यही है, लैंड अपर्टनेंट इंक्लूड्स कार पार्किंग एरिया, अप्रोच रोड्स, बैकयार्ड्स, कोर्टयार्ड एटसेट्रा अटैच्ड टू बिल्डिंग। जी सर। नॉट टर्मड हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई वैकेंट लैंड पड़ी है, जी हाँ, अगर कोई खाली ज़मीन पड़ी आप उसको किराए पर दे रहे हैं, या फिर कोई डेमोलिश्ड खंडहर पड़ा हुआ है उसको आपने किसी को दे दिया, या फिर कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इन तीनों केस में हम हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं करते हैं, तो उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। जी सर। अब बात करते हैं हम ओनर की। ओनर क्या होता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल होगी कब ट्रीट करी जाएगी कोई सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की। पहला, वो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अदर देन नोट जो डाला हुआ है, उसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी होगी वो हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करी जाएगी। सेकंड मैंने डाला ओनर क्या होगा? देखिए, एनुअल वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की जो होती है वो असेस करी जाती है टैक्स के लिए सिर्फ ओनर के हाथ में। जी हाँ, एनुअल वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की अर्निंग कैपेसिटी, यानी कि एनुअल वैल्यू असेसेबल टैक्स के लिए किसके हाथ में करी जाएगी? ओनर के हाथ में, इवन इफ ही इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ एनी रेंट। लाइक आप अगर ओनर हैं किसी प्रॉपर्टी के और प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है, हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हैं आप, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है खाली, किराए पर नहीं है, तो हमारा लॉ मेकर कहता है वेदर और नॉट यू आर रिसीविंग रेंट, द एनुअल वैल्यू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यू। जी सर, किसके हैंड्स में? ओनर के हैंड पे। अब क्या किया आपने, वो प्रॉपर्टी किसी और को दे दी, लो भैया आप रह लो, फ्री में रह लो। उसने क्या किया, मैं किराया ले लूँगा। उसने क्या किया, मैं किसी और को दे देता हूँ और मैं उससे किराया ले लूँगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, आपके लिए तो टैक्सेबिलिटी हो जाएगी एनुअल वैल्यू की। जी सर, उसके लिए जो वो किराया लेगा, अगर वो आपको कुछ दे रहा है तो उसमें से उतना माइनस कर देगा, अगर नहीं दे रहा है तो जितना भी वो किराया देगा उसको हम सब लेट आउट ट्रीट करते हैं। जी हाँ, इफ़ अ प्रॉपर्टी लेट्स आउट फ्रॉम द एक्चुअल ओनर एंड सब्सिक्वेंटली लेटेड आउट टू अनदर बाय द टेनेंट, then the subletting is treated as income from other sources. Got it? जी सर। एग्जाम्पल में डाला हुआ मैंने, राम एक ओनर है प्रॉपर्टी का, श्याम को उसने मंथली रेंट 5000 पर लेट आउट कर दिया, श्याम ने फर्दर उसको सबलेट कर दिया मोहन को मंथली रेंट 8000, ठीक है। इस केस में राम के लिए टैक्सेबल हो जाएगी एनुअल वैल्यू उस प्रॉपर्टी की, अर्निंग कैपेसिटी। सर एनुअल वैल्यू होती क्या है? सर हम आगे बताएंगे।
जी हाँ। तो एनुअल वैल्यू क्या होती है किसी प्रॉपर्टी की? सर हम आगे देखेंगे एनुअल वैल्यू की ट्रीटमेंट क्या होती है, कैसे हम एनुअल वैल्यू निकालते हैं और होती क्या है। ठीक है, अभी हमें समझना है कि कोई भी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कहने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, प्रॉपर्टी मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी, सेकंड, ओनर मस्ट बी एसएससी, थर्ड, नॉट यूज फॉर बिजनेस प्रोफेशन। हाउस प्रॉपर्टी की हमने पढ़ ली। इनकम टैक्स में देखिए कहीं भी हाउस प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया हुआ है। जो भी मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स बताए, ये सारे हमारी वेरियस जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस आई हैं और डिसीजंस लिए हुए हैं कोर्ट ने, उसके अकॉर्डिंगली ये हाउस प्रॉपर्टी बताई गई है। जी सर। उसके बाद हम ऑनर पढ़ रहे हैं। ऑनर के लिए मैंने बताया आपको कि एनुअल वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की एसेस टैक्स के लिए की जाएगी सिर्फ उसके ऑनर के हाथ में, चाहे रेंट कोई भी रिसीव कर रहा हो। जी हाँ, चाहे इनकम उससे एक्चुअल इनकम कोई भी ले रहा हो, बट एनुअल वैल्यू सिर्फ ऑनर के हाथ में ट्रीट की जाएगी, टैक्सेबल। ठीक है। उसके बाद ऑनर में 3 पार्ट में डिवाइड किया है एक्ट ने। सबसे पहला है आपका लीगल ओनर। जी सर, लीगल ओनर इन हुज नेम लीगल टाइटल और प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड अंडर द टीपीए एंड आर एक्ट 1882। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1882 के अंदर जिसके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, जी हाँ, जो एक्चुअल ओनर है, लीगली ओनर है प्रॉपर्टी का, एक तो वो ओनर हो गया। जी सर। उसके बाद बेनिफिशियल ओनर। इनकम टैक्स कहता है कि अगर प्रॉपर्टी किसी और की है, जी हाँ, लीगल ओनर कोई और है, बट एंजॉय पूरी तरह से प्रॉपर्टी का कोई और कर रहा है। मान के चलिए लेट्स से कि मेरी प्रॉपर्टी मैंने किसी को ऐसे ही दे दी, वो उसमें रह रहा है। ठीक है, वो उसमें रह रहा है, उस प्रॉपर्टी का कोई और यूनिट उसने किराए पर दे दिया और रेंट भी वो ले रहा है उससे। ठीक है, उस केस में क्या हुआ? द पर्सन टू हुम आई गिव द प्रॉपर्टी shall be treated as beneficial owner subject to he is enjoying the full extent of property। ओके, तो इनकम जो भी उस प्रॉपर्टी से आएगी, मतलब एनुअल वैल्यू उस प्रॉपर्टी की ट्रीट की जाएगी, टैक्सेबल होगी किसके हाथ में? उस बेनिफिशियल ओनर के हैंड्स में। जी सर। अब बात करते हैं हम डीम्ड ओनर की। जी हाँ, सेक्शन 27 3 तरह के डीम्ड ओनर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ ओनर बताए गए हैं वैसे सेक्शन 27 के अंदर, बट आपके कोर्स के अंदर ये 5 ओनर बताए गए हैं। डीम्ड ओनर 5 तरह के, 5 टाइप्स ऑफ डीम्ड ओनर हैं, 27 सेक्शन बताता है। सबसे पहले 27(1) ये बोलता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड। जी हाँ, अगर आपने प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफ़र कर दी अपनी स्पाउस को, जी हाँ, हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को, बट नॉट इन कनेक्शन टू लिविंग अ पार्ट, बट उस कंडीशन में नहीं होनी चाहिए कि भाई दोनों अलग हो रहे हैं। जी हाँ, अगर ये कंडीशन नहीं है और हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, उस केस में, जी हाँ, उस केस में ट्रांसफरर, जी हाँ, ट्रांसफ़र करने वाला शैल बी द डीम्ड ओनर ऑफ प्रॉपर्टी एंड द एनुअल वैल्यू will be taxable in hands of deemed owner, that means transferor। जी हाँ, अगर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू माइनर चाइल्ड अदर देन मैरिड डॉटर, अगर मैरिड डॉटर के अलावा प्रॉपर्टी फादर ने या मदर ने ट्रांसफर कर दी अपने माइनर चाइल्ड के नेम पर, ठीक है, तो उस केस में द ट्रांसफरर, जी हाँ, जो ट्रांसफर करेगा फादर और मदर, शैल बी treated as deemed owner and the income or annual value of such property shall be taxable in hands of mother or father। जी हाँ, दोनों कंडीशन में विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन होना चाहिए। जी सर, एडुकेट कंसिडरेशन के बिना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। लेट्स से स्पाउस को ट्रांसफ़र कर रहा है हस्बैंड, प्रॉपर्टी है 200 रुपये की फेयर मार्केट वैल्यू, उसने कर दी 50 रुपये की, तो विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन हो गया। और रहने, दोनों अलग अलग रहने की कंडीशन ना हो, जी हाँ, लिविंग अ पार्ट ना हो रहे हो दोनों, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो ट्रांसफर, जी हाँ, जो ट्रांसफ़र करेगा प्रॉपर्टी वो ट्रीट किया जाएगा डीम्ड ओनर, सेम एज माइनर चाइल्ड का केस है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 27 क्लॉज 2 की, जो कहता है प्रॉपर्टी जो डिविजिबल ही नहीं है,
जी हाँ, प्रॉपर्टी जो डिविजिबल ही नहीं है, जिसको डिवाइड ही नहीं किया जा सकता है, वो टैक्सेबल हो जाएगी होल्डर के हाथ में। जी हाँ, वो टैक्सेबल हो जाएगी होल्डर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। लाइक इसको बोलते हैं द होल्डर इज ऑल्सो कॉल्ड होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट। जी हाँ, HUF के केस में ये केस ज़्यादा देखने को मिलता है। सपोज कीजिए इन दी अनडिवाइडेड फैमिली का कोई मेंबर है और करता जॉइंट नेम पर कोई प्रॉपर्टी होल्ड करता है विच इज़ नॉट डिविजिबल अंटिल डिवीजन ऑफ Hindu undivided family happens. In that case, HUF will be treated as deemed owner. Okay, let's say holder of impartible asset. जी सर। सर इसका कोई और एग्जांपल दीजिए ना। बिल्कुल देता हूँ। लाइक आप एक फादर ने जिसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, उसके अंदर 4 फ्लैट हैं। जी हाँ, एक फादर है, एक पर्सन है जिसके पास एक प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें 4 फ्लैट हैं। उसके 4 बेटे हैं, उसने एक 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 करके चारों फ्लैट अपने चारों बेटों के नाम कर दिए, बट टेरेस जो है वो, जी हाँ, वो टेरेस जो है वो उसने ट्रांसफ़र नहीं की किसी के नाम। इस केस में जो टेरेस होगी, जी हाँ, इस केस में जो टेरेस होगी उसका होल्डर कहा जाएगा फादर। जी हाँ, बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड टू एनी सन। जी हाँ, उसके बाद 27(3) बात करता है कि अगर कोई, जी हाँ, मान के चलिए आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी के मेंबर हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन के मेंबर हैं और उस एंटिटी ने किसी हाउसिंग स्कीम के अंदर आपको कोई प्रॉपर्टी अलॉट कर दी। ध्यान दीजिए, मैं अलॉट करने की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी अलॉट कर दी बट लीगल ओनर इज स्टिल द एंटिटी, आपको कोई प्रॉपर्टी अलॉट कर दी, उस केस में, जी हाँ, उस केस में आप बन जाएंगे डीम्ड ओनर। जी हाँ, आप बन जाएंगे डीम्ड ओनर बिकॉज प्रॉपर्टी लीस्ड आउट आपको हो चुकी है। जी सर। उसके बाद 27 क्लॉज III की बात करते हैं। ये कहता है अगर किसी पर्सन ने प्रॉपर्टी एक्वायर की है अंडर सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एंड इन पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी कैन एंजॉय द राइट ऑफ पोजीशन। मान के चलिए आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी तरह का, जी हाँ, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी तरह का, ठीक है, आपने बैंक से कोई लोन लिया, आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया और मीडिएटर ने आके आपकी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है, पोजीशन ले लिया, ठीक है, और वो किसी तरह से उस प्रॉपर्टी का एंजॉय ले रहा है, बेनिफिट ले रहा है उस प्रॉपर्टी से, देन द मीडिएटर विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद करते हैं सेक्शन 27 III जो कहता है अगर किसी पर्सन ने प्रॉपर्टी एक्वायर की अंडर सेक्शन 269 UA। सर ये क्या होता है? अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी किसी ने लीज आउट की नॉट लेस देन 12 ईयर्स, जी हाँ, 12 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लिए, तो आप बन जाएंगे भैया उसके डीम्ड ओनर। जी हाँ, आप बन जाएंगे उसके डीम्ड ओनर और एनुअल वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ यू। जी हाँ, इन हैंड्स ऑफ यू। ओके, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए राम ने लेट आउट करी प्रॉपर्टी श्याम को 9 साल की लीज पर। जी हाँ, राम ने लेट आउट की प्रॉपर्टी श्याम को 9 साल की लीज पर, लेकिन श्याम के पास राइट है कि वो रिन्यू करा सकता है लीज को 3 साल और 3 साल के लिए। तो इस केस में टोटल टेन्योर हो गया 9, 10, 11, 12, 12 ईयर्स हो गया। जी हाँ, तो जो श्याम होगा शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 27। हाउएवर, जी हाँ, हाउएवर नोट कीजिए राइट ऑफ रिन्यूअल ऑफ लीज, जो राइट है रिन्यूअल ऑफ लीज का वो श्याम के पास, जी हाँ, वो श्याम के पास होना चाहिए। और जो लीज है, जो रेंट एग्रीमेंट है, तो हर 11 महीने पे रिन्यू नहीं होना चाहिए। वो वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि हर 11 महीने पे रेंट एग्रीमेंट रिन्यू हो रहा है। अगर ये केस नहीं है और 12 साल या 12 साल से ज़्यादा की लीज है विद द राइट ऑफ लीज ऑल्सो इंक्लूड, राइट टू रिन्यू ऑफ लीज ऑल्सो इंक्लूडेबल, उस केस में प्रॉपर्टी के ऑनर मान ली जाएंगे आप जिसको लीज आउट हुई है। जी हाँ, ट्रांसफरी और लेसी शैल बी ट्रीटेड एज ड्रीम्ड ऑनर एंड द टैक्सेबिलिटी ऑफ एनुअल वैल्यू शैल बी इन हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी। ओके,
बिजनेस यूज, जी हाँ, अब हमने दोनों कंडीशन पढ़ लिए हैं कि हाउस प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑनर क्या होगा। अब हम बढ़ेंगे बिजनेस यूज। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो हम इनकम ऑफ दैट प्रॉपर्टी, जी हाँ, तो हम इनकम ऑफ दैट प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑनर। इनकम का मतलब, इनकम जब मैं बोलूँ तो समझ लीजिएगा, और प्रॉपर्टी के हेड में मैं एनुअल वैल्यू की बात कर रहा हूँ। जी सर। अब बिजनेस यूज, जी हाँ, बिजनेस यूज बेसिकली क्या होता है, वो प्रॉपर्टी जिसकी है, ऑनर है, वो अपने बिजनेस और प्रोफेशन में तो यूज़ ना ही कर रहा हो और उसने किसी एम्प्लॉय को ना दे रखी हो। जी हाँ, लेट्स से आपकी कोई प्रॉपर्टी है, जी हाँ, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपको कोई बिजनेस है, आपने अपने एम्प्लॉय को लेट आउट दे दी, जिससे आपको बिजनेस में कोई सपोर्ट मिल रहा है, एम्प्लॉय टाइम पर आ रहा है, और एनी अदर केस। जी हाँ, अगर किसी प्रॉपर्टी से लेट आउट करने पर आपकी स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस हो रही है तो दैट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज हाउस प्रॉपर्टी। जी हाँ, वो मान लिया जाएगा कि बिजनेस यूज़ हो रहा है। दूसरा, अगर आपने किसी गवर्नमेंट एजेंसी को दे दी, किसी बैंक को दे दी, पोस्ट ऑफिस, किसी एक्साइज डिपार्टमेंट को दे दी, रेलवे स्टाफ क्वार्टर के लिए दे दी, तो भी हम मानेंगे कि पीजीबीपी, बिजनेस ऑफ स्मूथ रनिंग आपका हो रहा है, उस केस में भी बिजनेस यूज़ मान लिया जाएगा और हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं की जाएगी। जी हाँ, उसके बाद आपने कोई, आप सपोज़ आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको किसी बाई प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है और वो प्रोडक्ट कोई और कंपनी बनाती है, आपने अपनी प्रॉपर्टी में उस कंपनी को लेट आउट कर दी जो आपका प्रोडक्ट बनाती है, तो इसको भी हम मान लेंगे स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। जी हाँ, इसको मान लेंगे हम स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, और वो हो जाएगा बिजनेस यूज़ और हाउस प्रॉपर्टी नहीं ट्रीट की जाएगी। जी हाँ, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट केस मैंने आपके लिखा हुआ फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, जो कहता है लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर ओन बिजनेस प्रमोशन। अगर आप अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए वो प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं तो बिजनेस यूज़ मान लिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे केस लॉज पढ़ने के बाद मैंने आपके लिए ये पॉइंट इंसर्ट किया है। जी हाँ, इफ़ एसएससी इंगेज इन एनी बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी, मान के चलिए आपका बिजनेस ही है प्रॉपर्टी को लेट आउट करना। जी हाँ, तो इस केस में अगर आप पार्टनरशिप हैं तो आपका जो एग्रीमेंट है, जी हाँ, आपका जो एग्रीमेंट है उसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट क्लोज है। जी हाँ, आपका ऑब्जेक्ट जो है बिजनेस का साफ साफ डिफाइंड होना चाहिए कि आपका बिजनेस लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी है, तभी आपका बिजनेस इनकम मानी जाएगी, अदरवाइज यू विल बी ट्रीटेड एज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। जी हाँ, अगर कोई कंपनी है तो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जी हाँ, उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज स्टेटली डिस्क्राइब होना चाहिए कि नेचर ऑफ बिजनेस का जो है वो लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी ही है। जी है, अदरवाइज इनकम टैक्सेबल हो जाएगी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। रियल एस्टेट डेवलपर के लिए एक्ट ने पहले से ही सेक्शन 23(5) स्टॉक इन ट्रेड का ऑप्शन दे रखा है। जी हाँ, वो क्या होता है सर, हम आगे बताएंगे। जी हाँ, बेसिकली स्टॉक इन ट्रेड ये होता है, ये कहता है कि अगर, जी हाँ, अगर किसी रियल एस्टेट डेवलपर ने कोई प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड में रखी हुई है, मान के चलिए किसी बिल्डर ने, जी हाँ, जिसका काम ही है बिल्डिंग बनाना, उसने बिल्डिंग को खड़ा किया, जी हाँ, उसने बिल्डिंग को खड़ा किया और बट बिल्डिंग को लीज आउट नहीं किया, किसी को किराए पर नहीं दिया, बिल्डिंग रेडी है, तो इनकम टैक्स कहता है 2 साल तक। जी हाँ, पहले 1 साल था बट अमेंड हो गया है 2 साल तक। 2 साल तक एज पर सेक्शन 23(5), 2 साल तक उसको, जी हाँ, 2 साल तक उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को आप नील ट्रीट कर सकते हैं। जी हाँ, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23(5) अप टू 2 ईयर। 2 ईयर कहाँ से, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल के एंड से जिसमें आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, वहाँ से 2 साल तक एनुअल वैल्यू हो जाएगी नील। अगर उसके बाद भी आपने कुछ नहीं कर पाया तो भैया आप उसकी इनकम, आपकी एनुअल वैल्यू है उसको नॉर्मली आपकी नॉर्मल जैसे कैलकुलेट करेंगे उस तरीके से आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। जी सर, कुछ स्पेशल केसेस हैं। हाँ, फॉरेन प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी फॉरेन में सिचुएटेड है, जी हाँ, अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी फॉरेन में सिचुएटेड है, उस केस में अगर जो है आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जी हाँ, रेसिडेंशियल स्टेटस की क्लास अगर आपने देखी है तो अगर आप निकल आए उसमें ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जी हाँ, फॉरेन प्रॉपर्टी, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी फॉरेन में सिचुएटेड है, अगर आप हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो आपके लिए वो हो जाएगी टैक्सेबल। जी हाँ, तो आपके लिए उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू ऑलवेज टैक्सेबल होगी। जी हाँ,
ऑलवेज टैक्सेबल होगी। जी सर। अगर आप हैं नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट, उस केस में तभी टैक्सेबल होगी अगर इनकम आपने इंडिया के अंदर रिसीव की है, एज पर सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स, जो इंसिडेंसेस ऑफ टैक्सेस मैंने आपको पढ़ाए थे उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, नोट मैंने डाला हुआ है, एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड एज इफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। एनुअल वैल्यू ऐसी प्रॉपर्टी की वैसे ही कैलकुलेट करी जाएगी ये मानते हुए कि प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है। ठीक है, डिस्प्यूटेड ऑनरशिप की बात करता हूँ। अगर कोई प्रॉपर्टी जिसका ऑनरशिप में डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब पता नहीं है कौन ओनर है, तो उस केस में उसकी एनुअल वैल्यू रेसिपिएंट, जी हाँ, जो पर्सन इनकम रिसीव कर रहा है या फिर जो पोजीशन को एंजॉय कर रहा है, उसके हाथ में हम टैक्सेबल कर देंगे। जी सर। कंपोजिट रेंट, कंपोजिट रेंट का मतलब होता है मिश्रित किराया। जी हाँ, अगर आपको कंपोजिट रेंट रिसीव हो रहा है, सपोज कोई प्रॉपर्टी लेट आउट हुई है जिसमें आपको प्लांट, मशीन, फर्नीचर, एसी वेसी सब कुछ लगा हुआ मिला है, तो उसका जो रेंट होगा, जी हाँ, रेंट वाला पोर्शन अलग सेग्रीगेट किया जाएगा और जो आपको एमिनिटीज़ दी गई हैं, जी हाँ, एमिनिटीज़ दी गई हैं उनका पोर्शन अलग सेग्रीगेट करेंगे हम। रेंट वाला पोर्शन होगा आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और जो एमिनिटीज़ हैं, मशीनरी, फर्नीचर, फूड, लाइटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, उनको हम जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या फिर इनकम फ्रॉम पीजीवीपी सब्जेक्ट टू कंडीशंस। जी, अगर रेंट सेपरेबल नहीं है सर, तो अगर रेंट आपका सेपरेबल नहीं है तो आप उसको मान लेंगे पीजीवीपी इनकम या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ज़्यादातर ऐसा होता है गेस्ट हाउस और होटल्स के केस में। जी हाँ, क्योंकि उनको सारी जो एमिनिटीज़ हैं, वो सारे जो कन्वीनियंस हैं वो अपने कस्टमर्स को देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उनके लिए वो इनकम जो होती है वो उनका होटल जो होता है हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता है। जी सर। रेंट फ्रॉम पीजी की बात करता हूँ, पेइंग गेस्ट, इफ़ एनी रेंट इज ड्राइविंग, मैं रेंट की बात कर रहा हूँ सर, मैं रेंट की बात कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, मैंने रेंट फ्रॉम पीजी लिखा हुआ है। जी हाँ, इनकम फ्रॉम पीजी नहीं लिखा। अगर आपने कोई अपनी बिल्डिंग रेंट पर पीजी के लिए दे रखी है, जी हाँ, पेइंग गेस्ट, जी हाँ, पेइंग गेस्ट वो होता है जिसको आप खाने पीने की सुविधा सारी जो है फैसिलिटीज़ देते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो आपका जो रेंट रिसीव करेंगे वो हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट जी हाँ, बट वो प्रॉपर्टी आपकी एनुअल वैल्यू होती है जो उसकी प्रॉपर्टी की, वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जी सर। अब बात करते हैं को ओनरशिप का केस है। अगर मान के चलिए एक प्रॉपर्टी के दो ओनर हैं, जी हाँ, मान के चलिए कि एक प्रॉपर्टी के ओनर हैं दो, तो अगर उनका जो शेयर है, मान के चलिए प्रॉपर्टी में शेयर जो है आपका और मेरा 50-50% का है या 40-50% का, अगर असर्टेनेबल और डेफिनेट है, तो दोनों के केस में उसकी कैलकुलेशन होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, एनुअल वैल्यू उसकी होगी अलग अलग निकाली जाएगी। जी सर। और 23(2)(a सर ये क्या होता है? सर हम आगे बताएंगे आपको ये क्या होता है। 23(2)(a का बेनिफिट दोनों ही ले सकते हैं सब्जेक्ट टू लिमिट। जनरल नोट में मैंने डाला हुआ है, अगर कोई प्रॉपर्टी पार्टनर की प्रॉपर्टी पार्टनर ने फर्म को दे रखी है, जी हाँ, पार्टनर की प्रॉपर्टी पार्टनर ने फर्म को दे रखी है, तो एनुअल वैल्यू उस प्रॉपर्टी की, जी हाँ, एनुअल वैल्यू उस प्रॉपर्टी की एसएससी जो इस फर्म में पार्टनर है उसकी इनकम में दोबारा इंक्लूड नहीं की जाएगी। ओके, अंडर सेक्शन 22। उसके बाद करता हूँ मैं बात सेक्शन 23(5) की, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ ऊपर। जी हाँ सर, ऊपर कहाँ पर? अभी दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए, मैंने आपको ये बताया था। जी हाँ, सेक्शन 23(5) मैंने अभी आपको बताया था कि बिल्डर्स लोग ज़्यादातर ये करते हैं, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड रखी है, जी हाँ, बिजनेस में स्टॉक इन ट्रेड में रखी हुई है और प्रीवियस ईयर में पूरी तरह से खाली रही हो, लेट आउट नहीं की है, किराया नहीं आया आपको, किसी तरह से आपने बेनिफिट नहीं लिया उससे, तो उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू ट्रीट की जाएगी नील। कब, किस केस में नील ट्रीट की जाएगी? अगर, जी एनुअल वैल्यू ट्रीट की जाएगी नील अगर जिस ईयर में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, जी हाँ, जिस ईयर में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है उस ईयर के एंड से अगले 2 साल तक एनुअल प्रॉपर्टी की नील। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अफोरसाइड पीरियड एनुअल वैल्यू कंप्यूट की जाएगी एज पर द प्रोविजंस। ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ मैच्योरिटी कुछ नहीं है, सिंपल सा केस है, मैं आपको बताऊँ। सेक्शन 22 इसकी बात करता है। जी हाँ, सेक्शन 22 डॉक्ट्राइन ऑफ मैच्योरिटी की बात करता है। ये कहता है अगर कोई क्लब है, जी हाँ, अगर कोई क्लब है, क्लब के बहुत सारे मेंबर हैं, अपने मेंबर्स को, जी हाँ, क्लब अपने मेंबर को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर एक फैसिलिटी ये भी आती है कि भैया वो अपनी मान के किसी का फंक्शन करना है तो उस प्रॉपर्टी में करा लेगा, किसी को स्टे करना है किसी पर्पज़ से तो वो अपने मेंबर से स्टे कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उस केस में, जी हाँ, उस केस में जी हाँ, तो अगर कोई
क्लब है अपने मेंबर्स को किसी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, गेस्ट और स्टे प्रोवाइड कराता है, तो क्लब की मान ली जाएगी भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपने मेंबर्स को सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। तो क्लब का जो सरप्लस होगा, जी हाँ, क्लब का सरप्लस होगा प्लस, जी हाँ, प्लस जो इसका इनकम हो, जो उसकी एनुअल वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। जी हाँ, उसकी प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होती है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होती है अंडर सेक्शन 10। जी सर, जी सर। अब बात करते हैं हम एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी की। जी हाँ, अब बात करते हैं हम एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी की। सर एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी मतलब, जी हाँ, एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी का मतलब ये 1 से लेकर 11 तक की प्रॉपर्टी जो हैं ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, इन पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। एनी पैलेस, एनी वन पैलेस ऑफ एक्स रूलर, मान के चलिए कोई एक्स रूलर है, कोई पॉलिटिशियन है जो पहले रूलिंग पावर में रह चुका है, और जी हाँ रूलिंग पावर में रह चुका है, और उसका कोई प्लेस है, कोई 2 प्लेस नहीं, 1 प्लेस है, या कोई 1 प्लेस की बात कर रहा है, कोई 1 प्लेस है जो उसने लेट आउट नहीं कर रखा है और उसमें खुद रहता है, तो अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 19A के अंदर वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। जी सर। हाउस प्रॉपर्टी को लोकल अथॉरिटी, NDMC, MCD, इनकी जितनी प्रॉपर्टी होती है हाउस प्रॉपर्टी, वो सारी 1020 के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अंडर सेक्शन 1021 के अंदर एग्जाम्प्ट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल के लिए एक सेक्शन बनाया हुआ है सेक्शन 1023C, ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, इनकी जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन बीइंग रेजिडेंट ऑफ लद्दाख 1026A के अंदर एग्जेम्प्ट है। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सेक्शन 13A, ये भी एग्जेम्प्ट है। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेड यूनियन अंडर सेक्शन 1024, ये भी एग्जेम्प्ट है। फार्म हाउस जो होते हैं अंडर सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर माना जाता है इनको, इसलिए हमारे एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाते हैं। जी, हाउस प्रॉपर्टी ऑफ चैरिटेबल पर्पस अंडर सेक्शन 11 हमारे हो जाते हैं एग्जेम्प्ट। हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो इस चैप्टर में बताया गया अंडर सेक्शन 22 में, चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स, अगर कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है बिजनेस पर्पस के लिए जिसका एसएससी ऑनर है तो हो जाएगी वो एग्जेम्प्ट। जी सर। एक बार से रिवीजन कर लेते हैं, आपने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा चार्जेबिलिटी क्या होती है, एनुअल वैल्यू चार्ज की जाती है एक्सेप्ट द एक्चुअल अर्निंग ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, एनुअल वैल्यू कब चार्ज की जाएगी, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। पहला, हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, ऑनर होना चाहिए, और प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, हाउस प्रॉपर्टी में मैंने पढ़ा आपको एक से लेकर मैंने आपको 8 पॉइंट बताया कि ये सारी हाउस प्रॉपर्टी हमारी हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट की जाती हैं। और नोट में मैंने लिखा है रूइंड और डैमेज हाउस, कोई वैकेंट लैंड या फिर टेम्परेरी स्ट्रक्चर हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं किया जाएगा। ऑनर के अंदर मैंने 3 तरह का ऑनर बताया, लीगल ऑनर, बेनिफिशियल और डीम्ड ऑनर। इन तीनों ऑनर के लिए हमारी जो एनुअल वैल्यू है वो टैक्सेबल करी जाएगी इनके हैंड्स में। ठीक है, बेनिफिशियल ऑनर बताया आपको जो प्रॉपर्टी को एंजॉय करता है, लीगल ऑनर जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है, डीम्ड ऑनर मैंने आपको 5 केस बताया जिसके अंदर पहला, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी स्पॉज या माइनर चाइल्ड के नाम पर विदाउट एडुकेट कंसीडरेशन, बट स्पॉज के लिए विदाउट लिविंग इन कनेक्शन ऑफ अपार्ट, तो प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी ट्रांसफरर के हाथ में, नहीं जो ट्रांसफर है उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, वो डीम्ड ऑनर मान लिया जाएगा। 27(2) में होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एसेट बताया मैंने, इसके अंदर HUF का आपको एग्जांपल दिया। 27(3) में मैंने बताया कोई मेंबर, कोई सोसाइटी का मेंबर है, कंपनी का मेंबर है, कंपनी इसको किसी स्कीम के अंदर कोई लीज आउट करती है कोई प्रॉपर्टी अपनी, तो लीगल ऑनर तो कंपनी है बट डीम्ड ऑनर माना जाएगा वो मेंबर। 27(a) में बताया। 53(a) के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, जिसके अंदर लोन का एग्जांपल दिया, आपकी कोई प्रॉपर्टी पजेस कर ली, किसी ने पजेस कर ली गई किसी एक्ट के अंदर, किसी रूल के अंदर, और प्रॉपर्टी का एंजॉय पजेसर कर रहा है, तो उस केस में पजेसर के हाथ में हो जाएगी टैक्सेबल, डीम्ड ऑनर मान लिया जाएगा उसको। 27(i) में बताया 269 का केस, जिसमें मैंने बताया 12 साल से ज़्यादा की लीज, 12 साल में इंक्लूड कर जाएंगे आपके रिन्यूअल राइट्स भी। अगर आपको 12 साल से ज़्यादा की लीज पर कोई प्रॉपर्टी आपने एक्वायर की है तो आप मान ले जाएंगे उस प्रॉपर्टी के डीम्ड ऑनर। बिजनेस यूज में मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी, अगर ये चारों चीज़ें हैं तो प्रॉपर्टी नहीं ट्रीट की जाएगी हमारी हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सम स्पेशल केसेस, फॉरेन प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड ऑन से कंपोजिट रेंट और रेंट फॉर पेइंग गेस्ट का मैंने आपको केस बताया क्या होगा। को ओनरशिप 26 बताया, को ओनरशिप का फीचर मैंने आपको बता देता हूँ। सेक्शन 26 इज मैंडेटरी नेचर नॉट ऑप्शनल। जी हाँ, मैंडेटरी नेचर है। ठीक है, जनरल रूट से बताया पार्टनर की प्रॉपर्टी फर्म यूज़ करेगी तो क्या करेंगे आप। फिर मैंने 23(5) बताया, प्रॉपर्टी अगर हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड रखी हुई है और प्रीवियस पूरे साल लेट आउट नहीं हुई है तो 2 साल तक, कब से, जिस ईयर में फाइनेंशियल ईयर में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है तब से लेकर आने वाले 2 साल तक प्रॉपर्टी का एनुअल निल, उसके बाद एज यूजुअल कंप्यूट करेंगे उसकी। डॉक्टर एम मेच्योरिटी, जिसके मैंने क्लब का एग्जांपल दिया सेक्शन 22। जी हाँ, उसके बाद मैंने एग्जाम प्रॉपर्टी हैं 1 से लेकर 11 था, सेक्शन 1019A, 1020, 1021, 23C के अंदर 2 हाउस प्रॉपर्टी आती है हॉस्पिटल वाली और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, और 1026A 13A पॉलिटिकल पार्टी की, 1024 1 फार्म हाउस जिसमें एग्रीकल्चर वाला पोर्शन आता है, सेक्शन 11 हाउस प्रॉपर्टी ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, और सेक्शन 22 जो कि हमारा
ये चैप्टर ही बात करता है। जी सर, तो आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी। नेक्स्ट क्लास में हम मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर में हम खत्म कर देंगे हाउस प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लिंक कीजिए वेबसाइट को हमारी www.taxableforyou.live को। जी हाँ, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जी हाँ, नोट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे वेबसाइट पर, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स लॉट।